Hello students, in this video I would like to give you some few details about your scorecard and about choice filling. So many students are in confusion regarding their scorecard and there is a confusion in choice filling according to their rank. So in this video we are going to discuss about scorecard, that is a tentative scorecard, what you have to check in your scorecard and how to fill choice. So before starting this video, I would like to request you to subscribe the channel because again and again I am said to you कि यहाँ पर मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन और जो सीटों का क्राइटेरिया है वो जनरली बहुत सारे लोग आपको नहीं बता पाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ जुड़ें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक पर कि टेंटेटिव स्कोर कार्ड इशू हो गया है, जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर कार्ड में इशू फाउंड लिखा हुआ आ रहा है कि यस करके लिखा हुआ है कुछ, और किसी के इशू आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट अपलोडेड, JEE स्कोर कार्ड डिडंट ओपन सो एप्लीकेशन नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड, इनकम सर्टिफिकेट इज़ नॉट अटैच्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा करके किसी के कोई इशू लिखा आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रेड कलर से रिमार्क है, रीप ऑफिस रिमार्क, जो भी अगर किसी को रिमार्क मिला है यहाँ पर नोट डाल के लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान देना है कि इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी और चेंजेस इन डिटेल्स शोन अबव क्लिक ऑन फॉलोइंग हेल्प बटन। तो इनका कहने का मतलब है रीप ऑफिस का कि आप अपने पूरे स्कोर कार्ड में देख लीजिए, अगर वहाँ पर आपको कोई एम्बिग्यूटी मतलब कोई एरर जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं मेरे तो 10-12 में इतने मार्क्स थे, इतने मार्क्स यहाँ गलत दिखा रहा है ना, मैंने इस ईयर में 10-12 पास की थी, है ना, मेरा रोल नंबर यहाँ पर गलत आ रहा है, मेरा बोर्ड यहाँ पर गलत आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो मार्क्स फिल किए हैं आपने, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स सही शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका बोनोफाइड स्टेट राजस्थान शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, नेशनलिटी हो गई, एरिया ऑफ रेजिडेंस हो गया, आपने लेस देन 8 लाख चूज़ किया था तो वही शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको चेक कर लेना है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको आपका JEE का जो स्कोर है, उसका जो रोल नंबर फिल किया था, स्कोर कार्ड फिल किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट JEE स्कोर, वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। अगर आपकी बेसिक डिटेल्स हैं उनको भी आप चेक कर लीजिए, बेसिक डिटेल्स को, अगर उनमें भी कोई एरर लग रहा है तो आप सेंड इशू करके अभी इसको करेक्ट करा लें तो ठीक रहेगा। आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो भी करेक्ट हो जाती है, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, एड्रेस वगैरह हो गया, बाकी इसमें बेसिक डिटेल्स ही है, एड्रेस तो शो ही नहीं कर रहा। तो बेसिक डिटेल्स हैं वो जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो वहाँ पर रिक्वेस्ट कर भी कर सकते हो, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि वहाँ का वेट ना करें। आपको अभी एक चांस दिया है रीप ने, तो अगर आपके नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है या फादर्स नेम में कोई मिस्टेक आ रही है, मदर्स नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, या आपकी चूजन कैटेगरी है वो गलत फिल हो गई है, तो आपको रीप स्कोर कार्ड के अंदर जितनी भी डिटेल्स दिखाई दे रही है उनको चेक कर लीजिए। अगर उसके अंदर कोई एरर फाइंड आउट करते हैं आप, तो आपको क्या करना है, सेंड इशू पर क्लिक करना है। सेंड इशू पर क्लिक करेंगे, फिर वो आपका फॉर्म नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको डिटेल्स भर देनी है, डिटेल्स डाल देनी है कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ अटैचमेंट का भी एक ऑप्शन रहेगा कि आप उसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, तो वो भी है एक। तो रीप का यहाँ पर कहना है, आप ध्यान दीजिएगा, रीप का कहना है कि आपको जो रीप का जो स्कोर कार्ड है वो किसकी वजह से इशू हुआ है, आप खुद बताइए। आपके JEE मार्क्स के बेसिस पर, JEE मार्क्स के बेसिस पर इशू हुआ है, आपके 12th की परसेंटेज सेकंड प्रायोरिटी पर इसकी वजह से इशू हुआ है, उसके अलावा आपकी जो कास्ट कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी की वजह से आपको ये रीप रैंक मिली है, और आपने इनकम लेस देन या 8 लाख चूज की है, इसकी वजह से आपकी रीप रैंक आपको मिली है। तो आपको इन 3 to 4 कैटेगरीज को देख लेना है अगर आपको अपनी रीप रैंक इंप्रूव करवानी है। अगर आपने इनमें कोई मिस्टेक कर दी है तो वो सीधा सीधा आपकी रीप रैंक पे इफेक्ट डाल रही है।
ठीक है। तो आपको मेजर फोकस इन डिटेल्स पे करना है कि इनकी वजह से कहीं आपकी रीप रैंक इफेक्ट तो नहीं पड़ गई है, तो आप उस केस में सेंड इशू करें, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो इसको सही कराने के रिगार्डिंग उसको अटैच करें और आपका सही हो जाएगा। और जैसे ही सही आएगा, जब अब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो यहाँ पर रिमार्क में लिखा आएगा कि आपने जो प्रॉब्लम उनको भेजी थी वो उन्होंने करेक्ट कर दी। जैसे इस सैंपल स्कोर कार्ड की जो है वो JEE रैंक करेक्टेड इनकी करेक्ट हो गई थी, तो यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ जाएगा जब आप मेन स्कोर कार्ड देखेंगे उसके अंदर जो भी आपने करेक्शन करवाया है, अगर वो वैलिड होगा तो, कंसिडरेबल होगा तो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स का भी आ रहा है, कईयों के अंदर डॉक्यूमेंट्स का लिखा आ रहा है ना। तो डॉक्यूमेंट्स के केस में क्या करना है, ठीक है। अगर रीप के आप ब्राउचर खोलकर देखेंगे तो रीप के ब्राउचर में और रीप ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो रैंक अलॉट होगी, है ना, रैंक अलॉट होगी, जो आपका फॉर्म है उसके अंदर जो कुछ भी होगा, वो आपने जो डिटेल्स फिल की हैं, जो आपने डिटेल्स फिल की हैं उनको सही मानकर ही रीप क्या करता है, रैंक को रिलीज करता है। तो उसी बेसिस पे वो ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं करता, आपने जो डिटेल्स फिल कर दिए उनको सही मान के फिल कर देता है, और रिजेक्ट किसी का नहीं करता। कोई इशू होता है तो वो लिख देता है, फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होता है जनरली, कोई इशू मिलता है तो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और उसमें कुछ करेक्शन कराने हैं तो उसका भी, ये आपके पास लास्ट चांस है, इट इज़ अ लास्ट चांस, ये ध्यान रखें कि ये लास्ट चांस है। अब ये 3-4 दिन आपके पास बचे हैं, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, सो इट इज़ अ लास्ट चांस। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इस स्टेज पर जो भी छोटे मोटे एरर आ रहे हैं उनको भी दूर कराने की कोशिश करें, क्योंकि कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो हो सकता है कॉलेज वाला आप कंसीडर ना करें किसी पॉइंट पर, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजों को तो एडमिशन चाहिए होता है तो वो तो आपकी बात मान भी लेंगे, आपको हर तरीके से कंसीडर भी कर लेंगे प्राइवेट कॉलेज वाले, है ना, ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बट ज़्यादा इशू है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है और छोटी मोटी कमी देखता है कि कहीं मिल गई तो हो सकता है कि वो आपको छोटी मोटी कमी की वजह से ही उनको एक मौका मिल जाए और आपको साइड कर दे रिपोर्टिंग के टाइम पर। तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये है, ऑप्शन आपको मिल रखा है तो क्यों आप इस ऑप्शन को छोड़ना चाह रहे हैं। आप सेंड इशू करके आपकी जो डिटेल्स हैं उनको क्या करा सकते हैं, करेक्ट करा सकते हैं, जो भी आपको स्कोर कार्ड पर दिख रही हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट्स का इशू आ रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, इनकम सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड। उसके बाद सर्टिफिकेट इज नॉट क्लियर, सर्टिफिकेट है वो नॉट क्लियर आ रहा है, नॉट क्लियर आ गया सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड, इस तरह के इशू आ रहे हैं। तो इसमें रीप के क्या गाइडलाइंस हैं, आप यहां पर ध्यान दीजिए, नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डिफिशियंसीज आर जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव। जो डॉक्यूमेंट की जो डिफिशियंसी है वो आपको इंफॉर्मेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिडिटी पर खरा नहीं उतर रहा है, वो इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कि आपको जो प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको कब रिक्वायर रहेंगे, जब आप रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे अपनी सीट के लिए क्लेम करने, अपनी सीट लेने के लिए, तब आपको एकदम जो फॉर्मेट बता रखा है, जो क्राइटेरिया बता रखा है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में वो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में स्पेशली आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी ही पड़ती हैं। प्राइवेट में थोड़ी बहुत लीनियंसी मिल जाती है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के केसेस में आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी डिफिशियंसी डॉक्यूमेंट्स राइट नाउ। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि अभी आपको कोई भी डिफिशियंसी डॉक्यूमेंट, जो इन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की डिफिशियंसी दी है उसको अपलोड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स के केसेस में डिफिशियंसी आ रही है तो वो चेक भी कर सकते हैं, उनका लिखा रहा होगा अगर लेस देन 8 लाख उन्होंने चूज किया है तो उनके स्कोर कार्ड में उनको TFWS की रैंक भी मिल रखी होगी। तो इनकम सर्टिफिकेट ना सही होते हुए भी उन्होंने आपको एक बार के लिए आपको TFWS सीट अलॉट कर दी होगी, आप देख लेना। नहीं करी है तो आप सेंड इशू में जाकर इशू रेज कर देना। आपने कास्ट सर्टिफिकेट भी किसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको कास्ट रैंक मिल गई होगी आपके स्कोर कार्ड में, है ना, लेकिन फिर भी रिमार्क नीचे आ गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड। तो आप चेक कर लें कि आपको डॉक्यूमेंट में एरर दे रखा है लेकिन उसके बाद भी आपने जो चीज मांगी है वो रीप ने आपको दिया है, जिस भी कैटेगरी का क्लेम मांगा है, इनकम का क्लेम मांगा है, वो रीप ने दिया होगा और उस बेसिस पर आपकी वो कैटेगरी की रैंक भी दे रखी होगी। तो रीप का यहाँ पर कहना है कि अगर
आप इसका क्लेम लेना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको ये चाहिए होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि मान लो आपने गलती से इनकम सर्टिफिकेट है ही नहीं आपके पास, है ना, आप अबव 8 लाख दिखाना चाहते थे, तो आप उस केस में इशू सेंड कर सकते हैं कि मैंने गलती से ये फिल कर दिया था, तो वहां बता सकते हैं, तो आपको अबव 8 लाख कर दिया जाएगा। आपने कास्ट गलती से आपसे सिलेक्ट हो गई थी, आप जनरल के थे, आपसे ओबीसी सिलेक्ट हो गई, आप ओबीसी के थे या एससी एसटी सिलेक्ट हो गई, तो भी आपको सेंड इशू कर देना है। उस केस में भी आप क्या करेंगे, सेंड इशू कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपका जो एरर था वो करेक्ट हो जाएगा उस केस में। तो अगर गलती से आपके पास वो डॉक्यूमेंट है नहीं और आपने क्लेम करने की कोशिश करी थी, तो आप सेंड इशू में करके उस चीज़ को सेंड कर सकते हैं कि मैं जनरल में लाई कर रहा हूँ या फिर मैं अबव 8 लाख में लाई कर रहा हूँ, मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप इस चीज़ को भी अभी क्लियर कर सकते हैं। ये आपके पास एक लास्ट चांस है ना। तो उम्मीद है कि मुझे ये आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि आपको क्या करना है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना। उसके बाद अगर आप सेंड करना चाहें, वैसे रीप ने आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए साफ साफ मना कर रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में तसल्ली नहीं होती तब तक, है ना। उनके दिमाग में आ जाता है कि अरे कहीं आगे कुछ ना हो जाए। तो अगर आप फिर भी भेजना चाह रहे हैं तो आप अटैच करके भेज दें, वो आपकी मर्जी है, मैं तो सजेस्ट नहीं कर रहा, बट आपकी मर्जी। आप भेजना चाह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट, जैसे इनकम सर्टिफिकेट नॉट अटैच कर रहा है तो वो अभी लगा के भेजना चाह रहा है तो भेज सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड किसी के लिखा आ रहा है तो वो भेज सकता है, ठीक है। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है आप करेक्ट कराना चाह रहे हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसकी वजह से आपने गलत फॉर्म भर दिया सिलेक्शन, उनको हटवाना चाह रहे हैं, तो उन सबके लिए सेंड इशू का है वो करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हैं डॉक्यूमेंट्स ये आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर आप अटैच करना चाह रहे हैं अपनी तसल्ली के लिए कि इनकम सर्टिफिकेट नॉट अटैच उस टाइम पर, तो आप अपनी तसल्ली के लिए भेजना चाह रहे हैं तो भेज सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड, आप अपनी तसल्ली के लिए भेजना चाह रहे हैं तो भेज सकते हैं। बट रीप ने यहाँ पर साफ साफ अपने स्कोर कार्ड के नीचे पढ़ लेना कि कोई भी डॉक्यूमेंट अभी भेजने के लिए मना कर रखा है रीप ने। और अगर आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया, आप स्कोर कार्ड में देखेंगे कि ये एरर आते हुए भी आपको कास्ट बेनिफिट दे रखा होगा, इनकम सर्टिफिकेट का एरर आते हुए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट का बेनिफिट दे रखा होगा। अगर दे रखा है बेनिफिट तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मेन क्या ध्यान रखना है, आपके मार्क्स जिसकी वजह से मेरिट बनी है, ये मार्क्स हो गए, जेडब्ल्यू का स्कोर हो गया, आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी, उनको सही कराना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेज टाइम में होता है, लेकिन कॉलेज टाइम में बाई चांस नहीं किया, आगे सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो आप चीज़ों को पहले से ही करेक्ट कराकर चलो ना, आपको चांस मिल रहा है ना। फिर लास्ट टाइम पे भागो, और वो भी इतना इजी चांस है, कहीं नहीं जाना, आपको घर बैठे बैठे आपको कर देना है सेंड इशू और भेज देना है। कर देते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बेसिक डिटेल्स। बट आपको आपके स्कोर कार्ड पर, फाइनली इस टॉपिक पे मैं जाते जाते बोल रहा हूँ, आपके स्कोर कार्ड पर जो भी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं उनको आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, अगर उसमें कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वही मैं आपसे कह रहा था कि रीप ऑफिस रिमार्क, यहाँ पर कोई भी रिमार्क आ रहा है उस पर रिस्पॉन्ड करें, अगर वो रिस्पॉन्ड करना आपके लिए ज़रूरी है तो। एम्बिग्यूटी अगर आप देखते हैं, चेंजेस इन डिटेल्स शोन अबव, मतलब स्कोर कार्ड पर जो भी कोई एरर दिखा रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, सेंड बटन पर क्लिक कर आप रेज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिफिशियंसीज के लिए वापस है, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पज है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पर चाहिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी डिफिशियंसी डॉक्यूमेंट राइट नाउ। डिफिशियंसी डॉक्यूमेंट अभी आपको भेजने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिन डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिफिशियंसी बताई है उनको आप तैयार कर लें, कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पर वो होने चाहिए। अगर गलती से आपने भर दिया वो, तो आप उसको चेंज करा सकते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट था ही नहीं, आप उस कैटेगरी में हो ही नहीं, तो उस केस में आप सेंड इशू करके उनको चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना स्कोर कार्ड देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो किसी के पास यूज़र आईडी नहीं है या किसी के पास पासवर्ड नहीं है। ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना स्कोर कार्ड अभी तक उनको देख ही नहीं पाए। तो उस केस में बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहाँ पर रीप ने सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉरगॉट रजिस्टर्ड फॉर्म नंबर एंड पासवर्ड, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाकर आपको ऑप्शंस जो मिलेंगे उन ऑप्शंस का यूज़ कर आपको आपका यूज़र आईडी या पासवर्ड जो भी आप रिकवर कराना चाह रहे हैं वो रिकवर हो जाएगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा, आप मेन पोर्टल पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, फॉरगॉट यूज़र आईडी और पासवर्ड की। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम और हेल्प के लिए रीप ने
बहुत ईजी बना रखा है। अगर आप सेल्फ बेसिस पर कंफ्यूज हो रहे हो, इधर उधर मिसगाइड हो रहे हो, क्योंकि काफ़ी जिन लोगों से आप मेंटरशिप ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, वो भी आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, आप रीप पोर्टल पे जाएं, वहाँ सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उनका यूज़ करें और आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आप फॉरगॉट यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए यहाँ जाकर इसको करेक्ट करा सकते हैं, जिसने अभी तक स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ जिसका भी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग काफ़ी लोग स्टूडेंट्स ने कर दिया है, लॉक भी कर दिया है चॉइसेस को। ठीक है, अब वो चेंज करना चाह रहे हैं, स्कोर कार्ड आ गया है। अभी भी ये टेंटेटिव है स्कोर कार्ड, ध्यान रखिए, अभी फाइनल आना बाकी है। जब फाइनल स्कोर कार्ड आएगा तो उसके अंदर भी आपकी 10 to 20 रैंक प्लस माइनस होती है हर बार, तो आपकी रैंक कहीं ना कहीं प्लस माइनस होगी। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आप वेट करेंगे फाइनल मेरिट का, क्योंकि जो ऑप्शन फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख लास्ट डेट है। तो आपको 26 को भी लॉक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 25 को भी फिल करके लॉक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही आप मेरिट पे खोलने के लिए जाते हो स्टूडेंट लॉगिन फॉर चेक मेरिट रैंक, तो वहाँ पर आपको रेड कलर में ये दिखाई दे रहा है, इसका जरूर ध्यान रखना। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फिल करना ही भूल जाते हैं, कॉलेज की चॉइसेस, फॉर्म भर दिया, सब कुछ भर दिया, पर इस स्टेप को भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखा हुआ है साफ साफ, प्लीज डू नॉट फॉरगॉट टू फिल योर कॉलेज चॉइसेस ऑप्शन फॉर्म। तो कॉलेज चॉइसेस ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करना है, तभी आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। उसके लिए आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है, वही पासवर्ड डालना है, तो आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद चॉइस फिलिंग में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। काफ़ी स्टूडेंट को रैंक अभी टेंटेटिव मिल गई है, तो उनके दिमाग में है कि मुझे इस रैंक पर ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, मुझे इस रैंक पर ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जो ट्रेंड है वो हर साल चेंज होता है। अगर मैं भी आपको बताऊंगा तो मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता पाऊंगा, है ना। इस साल क्या ट्रेंड में चेंज आ रहा है, हर साल ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे इस बार क्या है कि जेडब्ल्यू के बेसिस पर फॉर्म को अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। पिछली बार जेडब्ल्यू के बेसिस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट बहुत कम थे, तो 12th के बेसिस पर जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनकी इस बार क्या आई है, ज़्यादा रैंक आई है ना, पिछली बार के कंपैरिजन में। और जेडब्ल्यू के बेसिस पे अगर फॉर्म भरे गए हैं तो जिसके पास भी जेडब्ल्यू स्कोर था और जिसकी 20% से भी ऊपर थी उसको एडवांटेज मिल गया है। और आप अगर 12th में अगर 98% भी लाकर बैठे हैं तो भी आपको इस 20% वाले कैंडिडेट से नीचे ही काउंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रीप काउंसलिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, उन्होंने इस तरह का क्राइटेरिया बना रखा है तो बना रखा है, क्या कर सकते हैं, है ना। 98% लाने के बाद भी 12th में 20% वाले कैंडिडेट से नीचे जाना पड़ रहा है इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी, तो ये कहीं ना कहीं लैक्यूना है। और काउंसलिंग की भी बात करें तो रीप में काउंसलिंग का भी लैक्यूना है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको क्या करना है, अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चॉइस फिल कर दी है, लॉक कर दी है, पहले ही लॉक कर दी है ना, तो अब उनको लग रहा है कुछ चेंजेस करना है। तो आपको अगर अपना लॉक चॉइस फिलिंग का वो ओपन करवाना है तो आपको टिकट जनरेट करके रिक्वेस्ट करनी होगी रीप को कि मेरा ये ओपन कर दीजिए चॉइस फिलिंग का। तो हो सकता है कि रीप कंसीडर कर ले और आपका वो चॉइस फिलिंग का अनलॉक कर दे। कुछ स्टूडेंट्स का किया भी है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे चॉइस फिलिंग का अनलॉक कराने के लिए। अगर कर देते हैं तो आप फिर से अपनी रैंक के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है कि किस बेसिस पर आपको बताया जाए, क्योंकि ट्रेंड हर बार चेंज हो जाता है। तो पिछली बार के बेसिस पर ज़्यादातर क्या है, सब आपको आइडिया दे पाएंगे, हाँ ये मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है। तो आपको भी थोड़ा सा रैंक के अकॉर्डिंग तो आइडिया है, बट क्या रैंक जब क्लोज हो जाती है, जिनकी क्या है कि अंडर 1000 है, अंडर 1000 वाले भी क्या है कि सब MBM में CS लेना चाह रहे हैं, CS लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल के जो 300 स्टूडेंट्स हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कोई भी बता सकता है कि हाँ आपको तो मिल ही जाएगा, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही फिर रैंक बढ़ जाती है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिनकी 500 अबव है, 1000, वो भी बोल रहे हैं CS है, तो उनके चांसेस थोड़े कम होते जाते हैं। तो जैसे ही डेटा क्या क्लोज हो जाता है तो फिर प्रिडिक्ट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। और ट्रेंड चेंज होता है ईयर टू ईयर। इस बार स्टूडेंट्स का ट्रेंड क्या है, इस बार स्टूडेंट कोर ब्रांचेस की तरफ भी सोच रहा है ना। CSE तो ट्रेंड पे है, इस बार भी ट्रेंड पर ही है। बाकी स्टूडेंट्स अपना माइंड क्या है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत बार चेंज करेगा, है ना। कभी उसको कुछ चेंज करना है, कभी कुछ चेंज करना है, इधर से उधर स्टूडेंट भागता है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में, है ना। ये ब्रांच मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये मिल गई, कॉलेज पहुंचने के बाद और बात करने के बाद फिर उसका माइंड चेंज होता है।
तो बहुत सारे रीजंस की वजह से पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स का माइंड क्या होता है, डाइवर्ट होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए प्रिडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, जब प्रिडिक्शन मुश्किल है तो आप अपनी चॉइस फिलिंग उस तरीके से करें ना, अपनी प्रियोरिटी की वजह से तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करें, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिसर्च वर्क करना है कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या खराब है। तो ये आपको अपनी प्रियोरिटीज एक रिसर्च वर्क करके रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, पेन पेपर लेना है, उस पर चीज़ों को लिखना है, आपकी प्रियोरिटी डिसाइड करनी है कि मेरी प्रियोरिटी क्या है। सब स्टूडेंट्स की अलग अलग रहती है, किसी के पीछे मत भागो, अपनी प्रियोरिटी खुद डिसाइड करो, है ना। उसके बाद प्रियोरिटी डिसाइड करने के बाद मेक कॉलेज सिलेक्शन एज पर योर प्रियोरिटी। आपकी जो प्रियोरिटी बनी है उसके हिसाब से आप कॉलेज का सिलेक्शन करो। या नीचे प्रियोरिटीज पर बात करेंगे कि प्रियोरिटीज क्या क्या हो सकती है। उसके बाद फिल कॉलेज ब्रांच चॉइस एज पर योर प्रियोरिटी। तो आपने जो प्रियोरिटी बनाई है उसके बेसिस पर आप कॉलेज ब्रांच चॉइस फिल करें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये सारे काम आपको पेपर पेन लेकर करने पड़ेंगे, थोड़ा एकांत में बैठे सोचें, है ना, डेटा कलेक्ट करें अपने माइंड में, पेरेंट्स की हेल्प लें, अपने बड़े भाई बहन की हेल्प लें, और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं आपके उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। मैं भी आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, बट मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो सभी का आंसर दे पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है ना। अब बात कर लेते हैं कि 28,000 के आसपास सीट्स हैं, है ना, जिसमें से 18,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं इस बार। तो ये तो भरे गए हैं, आपको दिख रहा है कि काफ़ी सीट्स पे काफ़ी कॉलेजेस को तो ऑप्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमारे राजस्थान में बहुत लो कैडर के भी कॉलेजेस हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स उनको जनरली लेना प्रेफर नहीं करता। और वो लो कैडर के कॉलेजेस क्या है, सिर्फ उनका नाम चल रहा है रीप की काउंसलिंग में, बट वो मार्केटिंग कर इधर से गांव वाँव जा जाकर बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपने कॉलेजों में ज़बरदस्ती भरते हैं, बहला फुसलाकर अपने ले आते हैं। उन्हें रीप की काउंसलिंग से ज़्यादा मतलब भी नहीं है, वो अपने लेवल पर अपना एडमिशन प्रोसेस चलाते रहते हैं। बात करते हैं कि जो कंपटीशन है वो बेसिकली है किसके लिए। तो रीप का जो कंपटीशन है बेसिकली, जब इतने फॉर्म कम फिल फॉर्म करे गए हैं तो स्टूडेंट सोच रहा है कि दिक्कत क्या आएगी। दिक्कत ये आती है कि जो कंपटीशन है वो सिर्फ टॉप के कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में है और कुछ 2-3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 2 या 3 प्राइवेट, और वो भी सीएससी ब्रांच के लिए है। तो यहाँ पर कंपटीशन है। अगर हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की ब्रांच की बात करें तो सारी ब्रांचेस की बात मिलाकर भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स आएंगी, 4,000 के आसपास। सारी ब्रांचेस को मिला के 4,000 के आसपास सीट आएंगी। उसमें भी क्या होता है कि 15% आउट ऑफ राजस्थान है, रिजर्वेशन है ना। तो जनरल कैटेगरी के लिए अपनी काफ़ी कम सीट रहती हैं। फिर अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या होती है, गवर्नमेंट में सीट्स डिवाइड हो जाती है। तो ये 4,000 सीट्स भी क्या अलग अलग कैटेगरीज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। ये 2-3 प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर दूं तो यहाँ पर 2,000 सीट्स, 2,000 या 3,000 के आसपास, 4,000 ही मान लीजिए आप इनमें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के पास ज़्यादा सीट्स होती है। 4,000 सीट्स यहाँ पर मान लीजिए, तो टोटल 8,000 सीट्स पे 18,000 फॉर्म भरे गए, जिसमें 8,000 सीट्स पे तो कंपटीशन है ही है ना। 8,000 सीट्स पे क्या है, कंपटीशन है। ये तो मैंने सारी ब्रांच इंक्लूड कर ली है। अगर इसमें भी सीएस की बात कर लें तो ये कंपटीशन और बढ़ जाता है, ठीक है। सीएस की बात कर लें तो 1,000 के अंदर ही टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 1,000 1,500 के अंदर ही कंपटीशन आ जाएगा। प्राइवेट की बात कर लें तो 1,000-1,500 के अंदर वो कंपटीशन आकर सिमट जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। तो जो रीप की काउंसलिंग है बेसिकली, वो जो काउंसलिंग है वो बेसिकली कुछ टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, कुछ 2-3 प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वही डिमांडिंग है। बाकी स्टूडेंट या तो अपने लेवल पर जाकर प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है, ठीक है। तो कंपटीशन तो है, जो बता रहे हैं कि 28,000 सीट्स थी, 18,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो बेसिकली हर कोई अच्छी चीज़ ऑप्ट करना चाहता है, तो कंपटीशन अच्छी चीज़ ऑप्ट करने का ही होता है। तो कंपटीशन वहाँ है, इसमें भी 18,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो कंपटीशन तो इसके अंदर भी है, क्योंकि वो सीरियस कैंडिडेट्स की नहीं फिल किए हैं फॉर्म, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या फिर उनको जो 2-3 के प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर मिले। अगर आपको ऐसी कोई भी ब्रांच चलनी होती या कुछ भी होती तो आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर बात करके अपना करा सकते थे, है ना। तो बेसिकली काउंसलिंग में वही पार्टिसिपेट करता है जो सीरियस होता है, जिसका जेडब्ल्यू स्कोर अच्छा है और जो एक सिस्टम के थ्रू अपनी सीट सिक्योर कराना चाह रहा है। तो यहाँ तक बात होगी। अब मैं बात कर रहा था प्रियोरिटी आपको कैसे सेट करनी है, कि अब चॉइस फिलिंग कैसे करें, है ना। इतनी सारी बात हो गई, इतना बता दिया मैंने, अब चॉइस फिलिंग कैसे करें प्रियोरिटी। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मेरी इतनी रैंक आई है, क्या करूँ क्या करूँ, है ना। कौन, जब तक मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी के पास, वो कैसे आपको क्या बता पाएगा, क्योंकि सबकी प्रियोरिटी अलग अलग होती है। किसी स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, TFWS सीट्स चाहिए, कि कैसे भी मुझे TFWS सीट्स मिल जाए। किसी को क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, चाहे कोई भी ब्रांच हो चलेगी, पर चाहिए उसको गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी क्या चाहिए उसको, गवर्नमेंट एडेड सीट्स चाहिए। तो किसी की प्रियोरिटी ये है।
किसी की प्रायोरिटी क्या है, ब्रांच, कि मुझे ब्रांच मिल जाए, ठीक है, कि मान लो मेरी सीएस पसंद है तो मुझे या गवर्नमेंट में मिल जाए प्राइवेट में, बट मेरे को तो सीएस ही चाहिए, है ना, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। तो किसी की क्या है प्रायोरिटी, ब्रांच है, तो ब्रांच प्रायोरिटी है तो उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिल करनी पड़ेगी। कोई ये कह रहा है कि मैं तो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकता, मुझे तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही चाहिए, किसी को हॉस्टल इशूज है, फूड एक्सपेंसेस हैं, तो सबकी अलग अलग क्या होती है, प्रायोरिटी होती है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी एक पेन और पेपर लेकर, ठीक है। आप प्रायोरिटीज को क्या कर सकते हैं, 1 to 3 रैंकिंग भी, की नहीं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है तो फर्स्ट में मैं इसके अकॉर्डिंग चूज करूंगा, मेरी सेकंड प्रायोरिटी ब्रांच है तो मैं सेकंड प्रायोरिटी इसके अकॉर्डिंग, थर्ड मेरी ये है इसके अकॉर्डिंग। तो आप अपनी खुद की प्रायोरिटीज बना सकते हैं, बेसिस यही होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि फर्स्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 to 1 टीएफडब्ल्यूएस सीट को जो प्रायोरिटी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। टीएफडब्ल्यूएस सीट पर जो एडमिशन चाह रहे हैं, तो ये भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जिन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रैंक है, कम भी है ना, जिसकी 1 2 3 टॉप 10 आ रही है, टॉप 10 रैंक आ रही है, जिन स्टूडेंट्स की टॉप 100 रैंक आ रही है, चलो उनके लिए तो आसान है ना, उसमें भी श्योर नहीं कर सकते, पता नहीं उसने चॉइस फिलिंग किस तरीके से करी है ना। तो टीएफडब्ल्यूएस सीट पे भी बहुत प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अब काफ़ी स्टूडेंट चाहिए कि कैसे भी मेरे को टीएफडब्ल्यूएस सीट मिल जाए। तो टीएफडब्ल्यूएस सीट मिलने का है कि अगर आपको ऐसा ही है कि आपका स्कोर अच्छा है, टीएफडब्ल्यूएस सीट है, तो उसके चक्कर में क्या है कि आप बेकार से कॉलेज को तो फिल नहीं कर सकते, और आपको तो यही नहीं पता कि किस कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस सीट है, किस कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस सीट नहीं है। आप तो ये मान के चल रहे हो सभी में, क्योंकि आप जिन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हो, जिन बड़े बड़े दिग्गजों को फॉलो कर रहे हो, उन्होंने आपको टीएफडब्ल्यूएस के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं दे रखी, ना आपको जानकारी है, आप मान के चल रहे हो। तो आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी पूरी। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि टीएफडब्ल्यूएस सीट ऐसा है कि एक तो 5% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं टीएफडब्ल्यूएस सीट, ये तो सबको ही पता होगा। मान लो किसी कॉलेज के पास 60 सीट्स हैं, तो 60 में 5 उसका 5% हो जाएगा 3 सीट्स, है ना। तो 3 सीट्स उस ब्रांच के अंदर एक्स्ट्रा होती है जो टीएफडब्ल्यूएस सीट होती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन टीएफडब्ल्यूएस सीट इस बार उन्हीं को मिली है जिनके पिछली बार क्या हो गए होंगे, 50% एडमिशन उस ब्रांच में हो गए होंगे। ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि टीएफडब्ल्यूएस सीट उस कॉलेज में तभी जनरेट होती है जब उसकी क्या है, लास्ट सेशन में, पिछले सेशन में क्या उसने अपनी ब्रांच में 50 सीट्स फिल कर ली होंगी, तो ही वहां पर क्या हो सकती है, खाली टीएफडब्ल्यूएस सीट हो सकती है। तो काफी कॉलेज क्या है, टीएफडब्ल्यूएस सीट लेने के चक्कर में क्या है, बेकार का घटिया सा कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, सोचते हैं कि यहाँ तो मुझे मिल ही जाएगी। आपको यही नहीं पता कि उसमें पिछली बार उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर 50% एडमिशन हुए थे कि नहीं हुए थे। अगर उसमें 50% एडमिशन नहीं हुए थे तो उसके अंदर टीएफडब्ल्यूएस सीट एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। तो टीएफडब्ल्यूएस सीट उसके अंदर होगी नहीं, तो आपको तो अभी यही नहीं पता कि किन किन ब्रांचेस के अंदर टीएफडब्ल्यूएस सीट अवेलेबल हो पाएगी। जहां तक है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज की सीएसई जो ब्रांच है इसके अंदर तो होगी, क्योंकि पिछली बार इसमें 100% सीटें फुल रहती हैं। सीएस में एआई डेटा साइंस, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इन ब्रांचेस में तो आप अनुमान लगा सकते हो गवर्नमेंट के जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं वहां तो सीटें फिल हो गई थी अच्छी अच्छी ब्रांचेस में, तो वहां तो टीएफडब्ल्यूएस अवेलेबल होगी। लेकिन ऐसी सीट्स जहां पर 50% सीट्स पिछले साल फिल नहीं हुई थी, तो वहां पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना आपको कोई रीप ने डेटा दे रखा है, ना कॉलेज ने बता रखा है कि इस ब्रांच के अंदर इस बार अवेलेबल है कि नहीं है टीएफडब्ल्यूएस सीट्स। तो आप टीएफडब्ल्यूएस के चक्कर में रहेंगे तो आप क्या गलत चॉइसेस का सिलेक्शन कर लेंगे। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। आपको क्या है कि इन पे फोकस करना है, गवर्नमेंट कॉलेज, ब्रांच, होम डिस्ट्रिक्ट, बट टीएफडब्ल्यूएस को भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, आपकी किस्मत के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है। देखो आपका चांस है, आपका लक है, ये लक बेस्ड फैक्टर है, ये लक बेस्ड फैक्टर है। आप हो सकता है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं, सपोज कि सर मेरे को तो टीएफडब्ल्यूएस सीट मिल जाएगी यहाँ पर, वो बोल देगा हाँ मिल जाएगी टीएफडब्ल्यूएस सीट, है ना। पता चला कि आपने क्या है कि बोला कि मेरे को तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए मेरे को टीएफडब्ल्यूएस, है ना, वो तो हाँ हाँ कर देगा, है ना, झूठ भी बोल देते हैं। बट उस प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि लास्ट ईयर सिविल में 50% सीट ही फिल नहीं हुई थी, तो उसके पास तो वो सीट मैट्रिक्स जनरेट ही नहीं हो रही टीएफडब्ल्यूएस सीट की, तो फंस गए ना आप। तो वहां कहीं आपके साथ चोट हो सकती है। तो आपको अवेयर रहना है, मैं अवेयर के लिए आपको इतना अवेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, उससे पूछना है कि सर आपकी लास्ट ईयर, प्राइवेट कॉलेज वाले से पूछना है कि आपकी लास्ट ईयर इस पे सीटें फिल थी कि नहीं थी सर। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी सीटें 50% से ज्यादा कितने एडमिशन थे वो तो बता दो, तभी तो टीएफडब्ल्यूएस की सीट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो टीएफडब्ल्यूएस का सीट है, लक बेस्ड फैक्टर है, ठीक है। जो टॉप स्कोरर हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएगी, है ना, बट प्राइवेट कॉलेज में किसका क्या फंसने वाला है
ये सब सिर्फ लक बेस्ड फैक्टर है, कौन फंस सकता है। सपोज किसी को प्राइवेट कॉलेज में चाहिए, मान लो एसकेआईटी में चाहिए टीएफडब्ल्यूएस सीट, वो वहाँ पर अप्लाई कर देता है, बाई चांस नहीं मिली उस ब्रांच में, तो उसकी वजह से क्या गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस वो फिल करना छोड़ देगा क्या, उनको प्रायोरिटी पर नहीं लाएगा क्या। तो आप भर दीजिए, अपनी चॉइसेस फिल कर दीजिए, बट टीएफडब्ल्यूएस को अपने माइंड सर्किल में ऐसा प्रयोग कि मेरे को टीएफडब्ल्यूएस चाहिए, पता चला टीएफडब्ल्यूएस के चक्कर में आपने एक ब्रांच एसकेआईटी में भर दी, एक ब्रांच जेईसीआरसी में भर दी सेकंड ऑप्शन लेकर, उसके बाद आप लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस में चले गए, पता चला वहाँ पर आपका रैंक और वो मैचिंग क्राइटेरिया नहीं बैठ पाया, या फिर ब्रांच आपने चूज कर ली जिसके अंदर 50% सीट्स नहीं फिल करी गई थी, तो आप अटक सकते हो। तो ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये एक लक बेस्ड चांस है ना। बट जिस कॉलेज में बहुत घटिया सा कॉलेज है, आपकी रैंक बहुत अच्छी है और उसकी 50% से ज़्यादा उस ब्रांच में सीट फिल हुई थी, तो उस केस में तो आपको टीएफडब्ल्यूएस मिलने के चांसेस बन सकते हैं, उस केस में तो बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, उसकी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, गवर्नमेंट एडेड सीट्स चाहिए। तो टीएफडब्ल्यूएस सीट मिले या आपको गवर्नमेंट एडेड सीट मिले, गवर्नमेंट एडेड सीट में भी ज़्यादा फीस नहीं है ना, ज़्यादा फीस नहीं है, आपको गवर्नमेंट एडेड सीट मिल रही है तो भी आपके लिए अच्छी बात है। तो सेकंड स्टूडेंट ये है जो गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहा है, गवर्नमेंट एडेड सीट चूज कर रहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले आपने सपोज एमबीएम चूज कर लिया, एमबीएम चूज कर लिया, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ कॉलेज है, एमबीएम की आपने जो भी आपको ब्रांच पसंद थी वो आपने इसमें सेलेक्ट कर ली। सेकंड आपकी सीटीएई है, ये चूज कर लिया। थर्ड आपने आरटीयू चूज कर लिया, उसकी जो आपको ब्रांचेस चाहिए वो आपने कर लिया। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी बना लीजिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको गवर्नमेंट ही चूज करना है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, रीप ने मना थोड़ी किया है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, एक कॉलेज की 10 ब्रांच नहीं चूज कर सकते, आप कितनी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस की है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की पहले एमबीएम चूज करके उसकी जो ब्रांचेस आपको ठीक लग रही है उनको प्रायोरिटी पर रख लो, फिर आपको सीटीए की जो ब्रांचेस प्रायोरिटी उनको रख लो, आरटी को जो प्रायोरिटी पर लग रही है उनको रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो एक तो ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेज की प्रायोरिटी का। सेकंड तीसरा स्टूडेंट है, उसकी प्रायोरिटी क्या है कि मेरे को तो सीएसई ब्रांच चाहिए, मेरा तो इंटरेस्ट ही सीएसई ब्रांच में, मेरा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ब्रांच ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपने एमबीएम चूज किया, एमबीएम चूज करके उसकी सीएस ब्रांच यहाँ से चूज कर ली, सीएस से रिलेटेड भी आप चूज कर सकते हो, अगर आप जाना चाहते हो एआईडीएस चूज कर ली, ठीक है, एमबीएम में ही। सेकंड आप जाना चाह रहे हो कि मैं सीटीए के अंदर मेरे को तो सीएस ही चाहिए, तो आपने सीटीए के अंदर क्या कर ली, सीएस चूज कर ली। फिर आपने क्या क्या किया कि आप इसी के अंदर एआईडीएस में चले गए, ठीक है, क्योंकि आप ब्रांच स्पेसिफिक हो, आपको ब्रांच आपकी मनपसंद चाहिए। और तीसरा है कि आप फिर आरटीयू में चले गए, यहाँ पे आपने सीएस फिल कर ली। तो आपको प्रायोरिटी इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट आ गया जो होम डिस्ट्रिक्ट में ही लेना चाह रहा है, तो आपकी लोकेशन के आसपास मान लो कोई कोटा का ही रहने वाला है कि मेरे को तो कोटा में ही रहना है, तो वो क्या करेगा, कोटा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ की ब्रांचेस को प्रायोरिटी पर रखेगा कि मेरे को इसमें से ब्रांचेस प्रायोरिटी पर मिल जाए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, उसकी प्रायोरिटी ये कोई भी ब्रांच चलेगी, बस मेरे को घर पर रहना है, तो उसको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रखनी है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, तभी आप एक डिसीजन तक पहुँच पाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि मेरी रैंक 5000 है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, है ना। इन क्वेश्चंस को करके टाइम खराब कर रहे हैं। जो भी प्रिडिक्शन देगा थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मैं बताऊं प्रिडिक्शन लास्ट ईयर के बेसिस पर देते हैं, सही भी निकल सकते हैं, गलत भी निकल सकते हैं, ट्रेंड बार बार चेंज होता है, ठीक है। थोड़ा आइडिया रहता ही है, आइडिया रहता है, हाँ मिल जाएगी बट बाई चांस नहीं मिली तो, लेकिन आप ये क्वेश्चन कर करके क्या कर रहे हैं कि आप चॉइसेस फिल नहीं कर रहे। अगर 5000 भी रैंक है, अगर आपकी प्रायोरिटी पर एमबीएम कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, तो आप इसको फिल कर दें। आपका ये है गवर्नमेंट एडेड में सीटी है तो इसको फिल कर दें। आपकी प्रायोरिटी आरटीयू है तो इसको फिल कर दें, चाहे आपकी रैंक इतनी भी ज़्यादा है। टॉप प्रायोरिटी पे रखने पे कॉलेजेस को किसी ने मना नहीं किया, आपकी रैंक ज़्यादा भी है तो कौन मना कर रहा है, आपकी 10,000 भी रैंक है तो हम एमबीएम सेलेक्ट करने के लिए कौन मना कर रहा है, कोई भी नहीं। पता है आपको नहीं मिलेगा, बट कोई मना थोड़ी कर रहा है कि आप उसको चूज नहीं कर सकते, आपकी सिलेक्शन लिस्ट में नहीं रख सकते। आप चांस लेके चलना चाह रहे हैं टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो लेके चल सकते हो, आपकी ज़्यादा रैंक होते हुए भी, है ना। बट बात आती है कि आपकी रैंक ज़्यादा पर आपको एक ऐसे कॉलेज भी रखना पड़ेगा कि जो आपको मिल ही जाए, कम से कम नीचे का एक ऐसा ऑप्शन रखना पड़ेगा कि वो आपको मिल जाए। होता क्या है कि अगर आपने ऐसा ऑप्शन नहीं लिया, मतलब एक ऐसा कॉलेज नहीं लिया जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग फंस पाए, है ना, क्योंकि
रीप का पोर्टल तो क्या कह रहा है, आप कितनी भी चॉइसेस भरो, कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसा कॉलेज अपनी रैंक के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। आप टॉप कॉलेजेस लो ज़्यादा रैंक आने पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा रैंक आने पर कोई कॉलेज आपको अपनी रेंज के हिसाब से रखना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज रखना पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने नहीं रखा, मान लो आपकी 5000 रैंक है, आपने टॉप के 3 कॉलेज रख के छोड़ दिए जनरल कैटेगरी में, तो होगा क्या कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपके क्या आएगा, चॉइस एग्जॉस्टेड लिखा आएगा, सारी चॉइस एग्जिस्ट होगी, आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा। फिर आप अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, चॉइस एग्जिस्ट वाले क्या जा सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट में जाने के बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो, आपको कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए। अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए मैं बाकी डिटेल वीडियोस बनाता रहूँगा। तो उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट में जाओगे तो आप को अगर सीट अवेलेबल रही इसके अंदर, खाली हो जाती है, तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे बिना किसी कॉलेज को मिले हुए। आपको आपके हाथ में कोई कॉलेज नहीं लगेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रैंक है ऊपर के चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी रैंक के अकॉर्डिंग एक ऐसा चूज करो कि लास्ट में ये फंस जाए आपके, है ना। और जनरली मिल जाता है, अगर आप प्रॉपर रैंक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अच्छे ऑप्शन है। ज़्यादा रैंक होते हुए भी अगर आप प्रॉपरली पेन पेपर लेकर बैठेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे, तो ज़्यादा रैंक होते हुए भी ऐसी ब्रांच आपको मिल सकती है जो नॉन ट्रेंडिंग है, और आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में नॉन ट्रेंडिंग ब्रांच मिल जाती है। अभी नॉन ट्रेंडिंग है, क्या पता 4 साल बाद आ जाए, उसका स्कोप हो जाए, है ना। अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं, नहीं मेरे को तो कंप्यूटर साइंस है, मैं तो कंप्यूटर साइंस ही मुझे अच्छी लगती है, वो एक अलग बात है। आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है तब तो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को चॉइस करने में फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। वो पेड काउंसलिंग ले रहे हैं, इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, है ना। रूल्स रेगुलेशंस का किसी को पता नहीं है, TFWS का कि 50% उस ब्रांच में सीटें फिल होनी चाहिए, है ना। कॉलेजेस ने सीट मैट्रिक्स क्लियर नहीं कर रखी है कि OBC की कितनी सीट्स हैं, SC ST की कितनी सीट है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको तो टोटल सीट दिखा रखी है कि टोटल 60 है, ठीक है, बट इनका डिवीजन करके थोड़ी बता रखा है आपको कि MBA में आप देखना चाहोगे इसमें SC की कितनी है, OBC की कितनी है, TFWS की कितनी है। तो किसी कैटेगरी की कोई सीट वहां पर स्पेसिफिक नहीं कर रखी है। इसी वजह से थोड़ा सा टिपिकल टास्क है प्रिडिक्शन का। तो अगर ये सीटें ओपन प्लेटफॉर्म पर होती कि हाँ कितनी सीट्स किस कैटेगरी में अवेलेबल हैं, तो आसान हो जाता है। TSP एरिया है, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे रिजर्वेशन है। जनरल फीमेल कैटेगरी है, जनरल फीमेल कैटेगरी को फीमेल कैटेगरीज है, ये भी नहीं पता होगा कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हर कैटेगरी में 30% सीट्स का रिजर्वेशन होता है। प्राइवेट कॉलेज में भी है रिजर्वेशन, और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में रिजर्वेशन है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में रिजर्वेशन है। तो आपको जब ये अंदर की चीज़ें नहीं पता होंगी, आपको तो दिख रही है हाँ इस कॉलेज में 60 सीट्स हैं तो मेरी टॉप 60 आ गई, मेरे को मिल जाएगा। आप देख रहे हो इस कॉलेज में 420 सीट्स हैं CS के अंदर, मेरी 420 के अंदर है, मेरे को मिल जाएगा। बट ये जो 60 सीट्स हैं ये कई कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, वो कहीं पर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं करके दे रखा है। आप निकाल सकते हैं, मैं निकाल के आपको बता भी दूंगा, मैं निकाल सकता हूँ रिजर्वेशन जिस कैटेगरी के लिए जितना है, तो वो निकाल सकते हैं। जैसे किसी कैटेगरी में 16% उनको मिला हुआ है, किसी में 30% मिला हुआ है, 15% आउट ऑफ राजस्थान है, उनको साइड करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, फिर वही गिनती की सीट बचकर आती है। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म पर किसी ने अपने उसमें सीट मैट्रिक्स नहीं डाल रखी है, तो इसलिए प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ले दे के 60 सीटें हमें दिख तो रही हैं, लेकिन बचेंगी कितनी, जनरल कैटेगरी में काफ़ी ये सीट कम बच जाएंगी, है ना, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। तो बात कर रही थी कि आपको कॉलेज चॉइस कैसे फिल करना है। कॉलेज चॉइस फिल करना आसान है, आपको किसी पेड काउंसलिंग की या इधर उधर की लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप खुद अगर किसी ट्रैप में फंसना चाह रहे हैं, यहाँ से वहाँ भागना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ट्रैप करने वाले इस फील्ड के अंदर बहुत लोग हैं, इसलिए बच के रहिए। मैंने इसीलिए चैनल स्टार्ट किया ताकि आपको अवेयर कर सकूं। मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, एक जनरल आइडिया दे सकता हूं कि आपको क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, बट आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है, रूल्स रेगुलेशन होती है, उनसे अवेयर करा सकता हूं, ताकि आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिसके साथ भी आप जुड़ रहे हो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, भैया इसके अंदर 50% सीट का TFWS में क्राइटेरिया होता है, क्या इसमें 50% सीट खाली है कि आपको कैसे पता, है ना। आपको कैसे पता कि इसके अंदर SC कितनी सीट्स हैं, ST कितनी सीट्स है, TSP कितनी सीट्स है, तो क्या है कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो। अगर आप किसी पर्सनल मेंटर की हेल्प ले रहे हो, पैसा खर्च कर ले रहे हो, तो उनसे क्वेश्चन तो कर सकते हो। उसके बाद कॉलेज चॉइस आपको फिल करना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट कॉलेज करना है, यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही कॉलेज सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ जाएगा, उसके अंदर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के अंदर क्या है कि ब्रांचेस आ जाएंगी, उसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस अवेलेबल हैं आपके अकॉर्डिंग
आउट ऑफ राजस्थान के हैं, राजस्थान के, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ब्रांचेस शो करेगा। और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा आना शुरू हो जाएगा और आप सेव चॉइस करते जाइए। जब तक आप लॉक चॉइस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप कितनी भी वहाँ पर कर दीजिए। अगर ये गलती से आपसे क्लिक भी हो गया तो एकदम से लॉक नहीं होता, आपको एक विंडो स्क्रीन ओपन होगी, वहाँ पर मैसेज आएगा कि आप करना चाहते हैं क्या इसको क्लोज, आपसे वो पूछेगा, आप कंफर्म करेंगे तभी एकदम से नहीं होता है, तभी ये लॉक होगा। तो गलती से दब जाए तो भी एकदम से नहीं होता। तो आप सेव चॉइस करके यहाँ पे अपनी ब्रांचेस को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कॉलेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिखा देगा, जितने भी कॉलेजेस हैं, अच्छे बुरे, टॉप के कॉलेज, वर्स्ट कॉलेज, सभी आ जाएंगे जो भी रीप में पास्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप पेन पेपर पे क्या करो, सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर लो। रीप की वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स है, उसका प्रिंट आउट लेकर रखो सीट मैट्रिक्स का। ठीक है, पहले उसको स्टडी कर लो, फिर पेन पेपर लेकर एक पेपर पर लिख लो, पेन पेपर लेकर उस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लिख लो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, क्योंकि कई बार कंप्यूटर में देखने में दिक्कत आती है, तो उसका प्रिंट आउट लेकर लिख लो, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो। ठीक है, उसको फिर यहाँ से चूज कर करके उसके अकॉर्डिंग जो आपने पेन पेपर पर लिखा उसको फेयर कर लो कि हाँ मैं इस डिसीजन तक फाइनल पहुंच गया हूँ, मेरे को यही फिल करना है। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद या ये भी करने के बाद मेरा डिसीजन ये बना है, मेरे को ऐसे फिल करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो उसके बाद क्या है कि इस तरीके से आपको कॉलेज की लिस्ट शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करेगा कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पर MBM यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, MBM यूनिवर्सिटी की जितनी भी ब्रांचेज हैं यहाँ पर शो हो गई मेरे को। तो MBM यूनिवर्सिटी की जितनी ब्रांचेस चूज हो गई, जो भी अगर मेरी प्रायोरिटी पर MBM कॉलेजेस है, मेरे को कोई भी ब्रांच चलेगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारी को चूज कर सकता हूँ। या फिर मैं इसमें से बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन को हटाना चाह रहा हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए, और मुझे ये नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बाकी सारी चलेंगी मुझे, तो मैं उनको सेट कर लूँगा। उसके बाद आप RTU पर चले गए, आप CTAE पर चले गए, तो वहाँ पर आप ब्रांच का सिलेक्शन कर लें, उसको यहाँ पर फिल कर लें। क्या दिक्कत आ रही है, बहुत आसान प्रोसेस है। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, है ना, आपकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। आपका दिमाग में जो कन्फ्यूजन इतना इकट्ठा हो गया उसको दूर करना पड़ेगा, तभी आप एक डिसीजन तक पहुँच पाएंगे। अभी आपने 12th क्लास है, मानता हूँ आप बच्चे हैं, बट आपको एक डिसीजन तक पहुँचने के लिए आपके दिमाग से सारे कन्फ्यूजन हटाने पड़ेंगे और डिसीजन तक जाना होगा। ठीक है, जिसमें आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते ही हैं। तो ये हो गया MBM यूनिवर्सिटी का। उसके बाद यहाँ पर आपने सपोज यहाँ से ऐड चॉइस करते जाएंगे। तो जैसे क्या है कि मैंने MBM को चूज़ किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर चूज़ कर लिया, फर्स्ट पे सेकंड पे ये चूज़ कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर एक लिस्ट बनती जाएगी, आपको दिखती भी जाएगी यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर आपको ये आपसे गलत सेलेक्ट हो गया है तो आप यहाँ से क्या डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर ये आप इनको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, अप डाउन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिंपल इंटरफेस दे रखा है, अप डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप चॉइस फिल कर सकते हो। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसका वेट कर सकते हो अभी। उसके बाद आप अपनी जो चॉइसेस में उसमें कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी चांसेस है। स्कोर कार्ड करेक्शन करने का अभी लास्ट चांस है ना, थोड़े बहुत दिन बचे हैं आपको ब्रांचेस पे एक्सरसाइज करने के, अभी आपके पास चांसेस है। ठीक है, स्टूडेंट जिनकी चॉइस ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं और वो थोड़ा सा चेंजेस करना चाह रहे हैं तो टिकट जनरेट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रीप रिक्वेस्ट मान लेगा तो आपको अनलॉक कर देगा, नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का कर दिया, आपका तरीका होना चाहिए उनसे रिक्वेस्ट करने का, आपकी जेन्युइन रीज़न बताने का, तो वो आपका रीज़न मानकर अनलॉक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लक फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज पहुंचती हैं, कुछ क्वेरीज को देखकर वो उनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, कुछ को कई बार देख के रिस्पॉन्ड ही नहीं, वो पेंडिंग में ही चली जाती है। लेकिन आपको अपना एफर्ट तो करना है, आप अपना एफर्ट तो कीजिए कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको एक विंडो खुलती है टिकट जनरेट करके विंडो, वहाँ पर आपको बस मेंशन करना है आपका फॉर्म नंबर और आपकी डिटेल्स टाइप करके मेंशन करनी है, बस आपका काम हो जाएगा। कहीं नहीं जाना, कहीं जाना ही नहीं है, पोर्टल पे सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। और जब आप श्योर हो जाएं तो अपनी चॉइसेस को लॉक कर दें, लॉक चॉइसेस के ऑप्शन पर क्लिक कर अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। बेटर ये है कि आप अपने हाथों से खुद ही 26 तारीख से पहले लॉक कर दें, तो उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अगर खुद से लॉक करेंगे तो। आई होप तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरीके से आपको स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग क्या करना है, जो स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या करना है। ठीक है, और आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, ये मेरा ओपिनियन है ना। तो ओपिनियन सभी से लो, सभी से नॉलेज ले सकते हो आप, मेरा ये ओपिनियन है।
बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रीप ने हेल्पलाइन नंबर इशू कर रखे हैं। अगर आपको कोई चीज़ ऑथेंटिकेटेड करनी है, क्या ऐसा ही होता है? मेरी बात को भी सच मत मानो, मैं कब कह रहा हूँ कि मेरे को ही सच मानकर सब चलो, ठीक है? तो अगर आपको कोई चीज़ ऑथेंटिकेटेड करनी है, आपको मेरी बात सुनकर कुछ आइडिया लगा, अब अगर आपको उस आइडिया को कंफर्म करना है तो रीप के हेल्पलाइन नंबर पर बात करके देखो, सर क्या ऐसा होता है क्या, क्या ऐसा होता है क्या, है ना? अगर आपको डाउट है तो, ठीक है? तो बहुत सारे प्रोसेस हैं आपको करने पड़ेंगे, और नो डाउट अगर आप अच्छी काउंसलिंग करेंगे, अच्छे डिसीजन तक पहुंच पाएंगे, तो आपको अच्छा कॉलेज और अच्छी रैंक भी मिल जाएगी। आप ठीक ठीक तरीके से कॉलेज का चूज करेंगे, और हाँ, ऐसा भी चूज करो कि अपवर्ड मूवमेंट करो, तो अपवर्ड मूवमेंट में आपको बेस्ट कॉलेज, इसका भी लॉजिक लगा लेना कि बाई चांस आपको फर्स्ट प्रेफरेंसेस में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले, तो अपवर्ड मूवमेंट जब कर दो तो उसमें कुछ लॉजिक लगा लो जिसकी वजह से आप अपवर्ड मूवमेंट में जाओ तो आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग पर पेन पेपर लेकर बैठो करो। मैंने जस्ट आपको बेसिक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाबों के आंसर दूं, आपके कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।